नमस्कार साथियों, मैं महेश बिश्नोई आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे और आपकी जो तैयारियां हैं अपने अलग-अलग एग्जाम्स की, वो अच्छे से चल रही होंगी। जैसा कि आपको पता है कि हम अपनी पीजीटी केमिस्ट्री की पीवाईक्यू सीरीज कर रहे हैं, ठीक है? पीवाईक्यू सीरीज की बात कर रहे हैं, पीजीटी केमिस्ट्री की पीवाईक्यू सीरीज की बात कर रहे हैं, जिसमें हम डीट्रिपल्सी, एस्टेट, ईएमआरएस, आरपीएससी, फर्स्ट ग्रेड, केवीएस, और यूपी पीजीटी, इन सभी के पीजीटी वाले जो एग्जाम है उनकी तैयारी कर रहे हैं। बेसिकली आपको पता है कि दिसंबर के अंदर, दिसंबर 2025 के अंदर आपका ईएमआरएस का टीयर वन एग्जाम होने वाला है। ईएमआरएस टीयर वन एग्जाम होने वाला है, ठीक है। जितना मुझे याद है 10 और 11 दिसंबर और उसके साथ 21 दिसंबर आई थिंक, ये आपकी एग्जाम डेट्स हैं, ठीक है। ये क्या आपकी एग्जाम डेट्स हैं साथियों, ठीक है। इसका मतलब हमारे पास रफली एक महीना है, रफली क्या है, 1 मंथ है। इस 1 मंथ में हम क्या कर रहे हैं, आपको पता है जैसे कल हमने पहला लेक्चर लिया था काफी टाइम के बाद, ठीक है। मेरी मजबूरी है कि काफी टाइम के बाद मैं लेक्चर आ रहा हूँ। अभी हम कर रहे हैं एच टेट 2024 के पीजीटी केमिस्ट्री के पीवाईक्यू, पीजीटी केमिस्ट्री के पीवाईक्यू। जैसे ही ये वाला हो जाएगा, फिर हम लोग करेंगे कि जो ईएमआरएस में आए थे आप, ईएमआरएस 2023 के अंदर जो पीजीटी केमिस्ट्री का पेपर आया था, वो पीजीटी केमिस्ट्री का पेपर आया था, उसको हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आज हम पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि ट्रिस इथेन 1,2 डाइअमाइन कोबाल्ट 3 सल्फेट इज, इनमें से कौन सा है? देखो बिग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला चैप्टर है, 12th क्लास फर्स्ट बुक लास्ट चैप्टर है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला। और इसमें हमसे ये पूछा हुआ है कि ट्रिस इथेन 1,2 डाइअमाइन कोबाल्ट 3 सल्फेट। तो देखो पहली चीज तो जब भी आपके पास ऐसा हो कि आपको नाम गिवन हो, ठीक है, क्या गिवन हो, नाम गिवन हो, मतलब आपको नाम दे दिया हो साथियों, ठीक है, क्या दिया हो, नाम दे दिया हो, और आपसे पूछ ले कि इसका फॉर्मूला क्या रहेगा। तो जब भी नाम दिया हो तो आप सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट को चेक कीजिए। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 के अंदर, क्या दिखाया, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +3 होनी चाहिए। तो ऐसा कौन सा एग्जांपल होगा जिसमें कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 निकलेगी, वही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसके अंदर हो जाएगा। बाकी हम मैच कर लेंगे। देखो इसमें कई बार हमें इसमें क्या करना पड़ता है कि हम इसको ऑप्शन से देख के जाते हैं, ताकि क्वेश्चन थोड़ा जल्दी हो जाए, टाइम हमारा बच जाए। तो इसमें देखो पहले आपको पता है कि काउंटर आयन पे जितना चार्ज होता है, उतना ही चार्ज हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर अपोजिट में होता है। यानी अगर सल्फेट आयन पे 2- चार्ज है, एक ही सल्फेट आयन है, 2- चार्ज इस पूरे रिंग पे काउंटर आयन पूरे रिंग के ऊपर कितना चार्ज आएगा, 2+ आ जाएगा। 2+ आएगा, इसका मतलब पहला ऑप्शन तो हमारा होगा ही नहीं, क्योंकि अगर 2+ है, आपको पता है इथेन 1,2 डाइअमाइन ये जो होता है ये न्यूट्रल लिगेंड होता है। कैसा होता है, न्यूट्रल लिगेंड होता है साथियों, न्यूट्रल लिगेंड होता है। और अगर ये न्यूट्रल है, इसका मतलब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं। और अगर इसके ऊपर चार्ज 0 है, इसका मतलब यहाँ चार्ज 0, तो जितना इस रिंग के ऊपर या कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर जितना चार्ज होगा, वही किसके ऊपर चार्ज रहेगा, कोबाल्ट पे। यहाँ कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, +3 नहीं है। पहला ऑप्शन हमारे लिए कट हो जाता है। वैसे ही दूसरे ऑप्शन पे चलते हैं, चलिए। SO4 2, इसमें होल ट्वाइस है, तो 2 दूनी 4, -4 आपके पास काउंटर आयन पे चार्ज है। सेकेंड ऑप्शन में काउंटर आयन पे चार्ज कितना है, -4 है। इसमें सेकेंड ऑप्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम सेकेंड ऑप्शन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो -4 है, तो इस रिंग के ऊपर भी टोटल कितना होना चाहिए, -4 होना चाहिए। और ये इसके बाहर ये 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये ट्राइस है, ट्राइस। आप ये कह सकते हो ये क्या है, ट्राइस है, ठीक है। ये क्या है, थ्राइस, 3 गुना है, 3 बार है ये एंटिटी, 3 बार ली हुई है। यानी जितना चार्ज है उसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 12 पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा यहाँ पर। और इसका मतलब +4 चार्ज आएगा किसके ऊपर, कोबाल्ट के ऊपर। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब इस ऑप्शन को ध्यान से देखो, यहाँ पर सल्फेट 3 है, तो यहाँ पर काउंटर आयन के ऊपर चार्ज कितना है, काउंटर आयन के ऊपर चार्ज -2, -2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 3 सल्फेट आयन है हमारे पास, टोटल हो गया -6। जितना
-6 चार्ज है, अगर वही उसका अपोजिट किस पे होना चाहिए, रिंग पे होना चाहिए। अब रिंग में कितने हैं हमारे पास, 2 हैं, इसका मतलब 2 कोबाल्ट मॉलिक्यूल, टोटल चार्ज कितना +6, तो एक पे कितना हो जाएगा +3। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर रहेगा, यही वाला ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो कई बार इसको ऑप्शन से करना ज्यादा बेटर रहता है बजाय कि सीधा इससे लिख, हालांकि हम इससे भी कर सकते हैं, सीधा सीधा लिखते हैं KN12 डायमीन कोबाल्ट 3 सल्फेट। ठीक है, सल्फेट पे आपको पता है 2 माइनस चार्ज होता है, इसके ऊपर 3 माइनस चार्ज, सॉरी 3 प्लस चार्ज हमें करना है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बस वही चीज हमने पहले ही कर ली, तो अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो उसको 2 से करना पड़ेगा, बात खत्म, चार्ज बराबर हो जाएगा, 6 दूनी 12, 4 और सॉरी 2 तिया 6 और इसकी 6। क्लियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमसे क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर ए रिवर्सिबल प्रोसेस। देखो साथियों, अगर हमसे बात कर रहा है रिवर्सिबल प्रोसेस, तो रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में कुछ चीजें हमें पता होनी चाहिए। अगर मैं बात करता हूँ किसी भी रिवर्सिबल प्रोसेस की, रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, आपको पता है कि पूरे यूनिवर्स की एंट्रोपी किसकी, यूनिवर्स की एंट्रोपी किसके इक्वल होती है, एंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस में एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग। जो भी चेंज हो रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, तो पूरे यूनिवर्स की एंट्रोपी में जो भी चेंज आएगा वो सिस्टम प्लस सराउंडिंग कहलाएगा। अब यहाँ पर हमने देखो सिस्टम प्लस सराउंडिंग दिया है सबके अंदर, मतलब हम यूनिवर्स की एंट्रोपी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ सीधा सीधा एक चीज हमें देखनी है कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग क्या होता है, क्या है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो ये कहता है कि एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स कंटिन्यूअसली इंक्रीज करेगी, ठीक है, पॉजिटिव होती चली जाएगी, एंट्रोपी बढ़ेगी, इंक्रीज करेगी। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो रिवर्सिबल प्रोसेस होती है, रिवर्सिबल जो प्रोसेस होती है उसके लिए जो एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स है, यानी टोटल एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स है, वो किसके इक्वल होती है, जीरो के इक्वल होती है। ठीक है, वो एंट्रोपी किसके इक्वल होती है, जीरो के इक्वल होती है रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। तो अगर टोटल जीरो के इक्वल होगा तो इसका मतलब डेल्टा जीरो के इक्वल, मतलब सिस्टम प्लस सराउंडिंग भी जीरो के इक्वल, यानी पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सर। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, द पीकेए ऑफ एसिटिक एसिड, किसकी बात कर रहा है, देखो ध्यान से देख लेना, एसिटिक एसिड की बात कर रहा है। तो पीके ऑफ किसकी बात कर रहा है, एसिटिक एसिड की बात कर रहा है। अगर वो एसिटिक एसिड की बात कर रहा है तो हमें पता है कि एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH। ठीक है, तो एसिटिक एसिड के लिए वो क्या लिख रहा है, हमें पीकेए की वैल्यू गिवन है, वो कितनी है 4.76 है। क्लियर, साथ में क्या है, पीकेबी भी दिया हुआ है, किसका, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का दिया है, क्या दिया है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का दिया है, यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला NH4OH, और इसके लिए हमें क्या गिवन है, पीकेबी गिवन है, उसकी वैल्यू 4.75। ठीक है, ये गिवन है, व्हाट विल बी द पीएच ऑफ द अमोनियम एसिटेट सॉल्यूशन। देखो अमोनियम एसिटेट की बात कर रहा है, NH4 प्लस आपके पास आएगा, इसको ऐसे लिख लेते हैं ना, ऐसे लिखते हैं अमोनियम एसिटेट का मतलब, तो CH3COO माइनस NH4 प्लस, ये अमोनियम एसिटेट हो, इसकी पीएच पूछ रहा है हमसे। तो अमोनियम एसिटेट ऐसा सॉल्ट होता है जो एक स्ट्रॉन्ग एसिड, सॉरी वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना होता है। ये किससे बना हुआ है, ये बना हुआ है एक वीक एसिड प्लस में स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ है, वीक एसिड प्लस में स्ट्रॉन्ग बेस से। वीक एसिड कौन सा है भाई, एसिटिक एसिड जो है आपका वो एक वीक एसिड होता है, एसिटिक एसिड क्या होता है, वीक एसिड, प्लस में स्ट्रॉन्ग बेस क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, इन दोनों से मिलके क्या बना है, आपका अमोनियम एसिटेट बना है, CH3COO माइनस NH4 प्लस। तो ये जो सोल्ट बना है ये वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस से बना है। जब भी ऐसा कोई हमें मिल जाए मिक्सचर जिसके अंदर कोई सोल्ट जो बन रहा है वो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बन रहा है, तो उसके लिए पीएच का हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि अगर हमें पीएच को कैलकुलेट करना है तो उसकी वैल्यू रहेगी 7 प्लस में 1/2 इंटू में पीके माइनस में पीके। क्लियर, तो इससे हम पीएच निकाल लेंगे, पीएच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 प्लस में 1/2 इंटू में 4.76 माइनस में 4.75, क्योंकि पीके और पीके बी की वैल्यू तो हमें गिवन है। तो पीएच इज इक्वल टू में क्या हो जाएगी 7 प्लस में
अब यहाँ कितना बचेगा, 1/2 इंटू में 0.01 बच जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाइड बाई में 0.01 बच गया। अगर इसको मैं सोल्व करूंगा तो मेरे पास वैल्यू आएगी 7 प्लस में 0.005 आ जाएगी। इसका मतलब 7.005 हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। 7.005 क्या रहेगा, आंसर हो जाएगा साथी। क्लियर है ये बात? ठीक है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि which of the following complex possess sp3 hybridization, sp3d2 hybridization की बात कर रहे हैं। देखो दो ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हैं सारे के सारे, ध्यान से देखो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हैं सारे के सारे। कैसे हैं? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होता है साथियों, दो तरह की हाइब्रिडाइजेशन हमें देखने को, एक होती है sp3d2, दूसरी होती है हमारे पास d2sp3। डिपेंड करता है कि हमारे पास लिगेंड स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है, उसके बेस पे हमारी ये हाइब्रिडेशन चेंज हो जाती है। अगर मान लो वीक फील्ड लिगेंड है, क्या है, वीक फील्ड लिगेंड, यानी ऐसा लिगेंड जिसकी फील्ड स्ट्रेंथ क्या है, वीक है, यानी जो स्प्लिटिंग कम करवाता है, वीक फील्ड लिगेंड। अगर ऐसा कोई लिगेंड है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी, तो आपकी पेयरिंग नहीं हो सकती। क्या नहीं होगा, नो पेयरिंग। और जब पेयरिंग नहीं होगी तो आउटर ऑर्बिटल यूज किए जाएंगे, आउटर डी ऑर्बिटल्स, आउटर डी ऑर्बिटल्स को यूज करेंगे हाइब्रिडाइजेशन के लिए। और बाहर वाले जब भी डी ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन के लिए यूज किया करते हैं तो ऑक्टेट्रिल में हाइब्रिडेशन होती है sp3 सॉरी d2, sp3 d2 हो जाएगी, sp3 d2 हो जाएगी। अब D2sp3 कब होता है, जब हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड यूज किया जाए। क्या यूज किया जाए, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड यूज करें तो क्या होगा, इनर ऑर्बिटल यूज होंगे और पेयरिंग हो जाएगी। पेयरिंग होकर जब पेयरिंग होगी तो अंदर वाले डी ऑर्बिटल यूज होंगे, कौन से, इनर डी ऑर्बिटल्स यूज हो जाएंगे, इनर डी ऑर्बिटल्स हाइब्रिडेशन के लिए यूज होंगे। और इसी वजह से जो हाइब्रिडेशन है वो D2sp3 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, D2sp3 हो जाएगी। अब क्वेश्चन की ट्रिक क्या है, कुछ नहीं, बस हमें हमारी जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है वो अच्छे से आनी चाहिए, हमें वो याद होनी चाहिए। अगर स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आती है ना तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ अभी कि अगर मान लो मेरे पास क्या है, अगर मेरे पास ये वाला लिगेंड है जैसे अमोनिया है, या फिर मेरे पास ऑक्सलेट आयन है, या फिर मेरे पास साइनाइड है, तो ये तीनों के तीनों ही क्या है, तीनों के तीनों में क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आते हैं। तीनों के तीनों क्या है, कैसे हैं, ये तीनों के तीनों स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड से बने। तीनों के तीनों कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, यानी ये वाले कॉम्प्लेक्स जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड से बने हैं। एक ही है जो वीक फील्ड वाला है, तो वीक फील्ड वाले की हाइब्रिडेशन हमारे पास क्या हो जाएगी, sp3d2 हो जाएगी। इसका मतलब जो आंसर है हमारा, क्या रहेगा, इस क्वेश्चन का आंसर जो है हमारा वो क्या होने वाला है, होने वाला फर्स्ट ऑप्शन नंबर 1, sp3d2 हाइब्रिडेशन इसका हो जाएगा सर, sp3d2 हाइब्रिडेशन इसका हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा हुआ है, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा द यूनिट ऑफ क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट kf। देखो चाहे आपसे kf की यूनिट पूछ ले या आपसे kb की यूनिट पूछ ले, ठीक है, kb और kf दोनों की ही यूनिट सेम होती है, दोनों की ही यूनिट क्या होती है, सेम होती है। चाहे तो आपसे इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट की पूछ ले, चाहे आपसे क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट की। क्रायोस्कोपिक आपका kf होता है और इबुलियोस्कोपिक आपका kb होता है। इनकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है साथियों, वो होती है केल्विन किलोग्राम पर मोल। क्या होती है, केल्विन किलोग्राम पर मोल। सीधा सीधा सा आंसर है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर मेरे पास है 106। इन ए प्रोसेस 701 जूल ऑफ हीट, कितना, 701 जूल हीट जो है वो अब्जॉर्ब किया है सिस्टम ने। ठीक है, तो थर्मोडायनामिक्स के फर्स्ट लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, डेल्टा यू इज इक्वल टू में क्यू प्लस डब्ल्यू, क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, डेल्टा यू इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, क्यू प्लस में डब्ल्यू हो जाएगा। अब डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी चेंज है तो यही हमें कैलकुलेट करनी है। तो क्यू हीट क्या है, एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम है। अगर हीट एब्जॉर्ब होगी, ठीक है, तो
उसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। कितनी हीट एब्जॉर्ब की है, 701 जूल हीट एब्जॉर्ब की है, ठीक है। और W क्या है, वर्क डन। अगर वर्क डन बाय दी सिस्टम है तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, वर्क डन बाय दी सिस्टम है तो वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव रहेगी, ठीक है। पहले तो ये देख लेते हैं साइन कन्वेंशंस जो हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं लिखता हूँ हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम, अगर सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब की है तो जो Q की वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास पॉजिटिव। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा, हीट इवोल्व्ड बाय द सिस्टम, इवोल्व लिख लो चाहे रिलीज लिख लो, ठीक है, रिलीज्ड बाय द सिस्टम। अगर सिस्टम से हीट बाहर निकल रही है तो Q की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। तीसरा साइन कन्वेंशन, देखो फिजिक्स के साइन कन्वेंशन थोड़े से अलग है हमारे केमिस्ट्री से, केमिस्ट्री की थर्मोडायनामिक्स के जो साइन कन्वेंशन हम वो कर रहे हैं, ठीक है। वर्क इज डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम। अगर सिस्टम खुद काम कर रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम। अगर वर्क डन बाय द सिस्टम है तो वर्क डन का साइन जो आएगा वो आपके पास नेगेटिव रहेगा। फिर अगर वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम यानी बाहर से किसी ने सिस्टम पे काम किया है हमारे, तो उसमें क्या आएगा, वर्क डन का साइन आपका पॉजिटिव आएगा। क्लियर। तो यहाँ वर्क डन बाय द सिस्टम लिखा हुआ है, बाय सिस्टम, तो वर्क डन की वैल्यू क्या है, नेगेटिव। अब सर इसको सिर्फ फॉर्मूले में पुट करना है, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। क्यू की वैल्यू 701 जूल, प्लस में माइनस का 394 जूल। अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो 701 माइनस में 394, और हमारे पास आंसर जो आएगा वो 307 जूल आ जाएगा। 307 जूल, वो भी प्लस का यानी पॉजिटिव। डेल्टा यू की वैल्यू कितनी आएगी, डेल्टा यू की वैल्यू आएगी 307 जूल, वो भी प्लस का आएगा सर। कैसा आएगा, प्लस का आएगा। क्लियर है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स कॉज इंक्रीज्ड ब्लड क्लॉटिंग टाइम। देखो बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है और बहुत आसान भी है, ठीक है। जितनी बार पूछा है उतना आसान भी क्वेश्चन है। अब ये आपको मिल जाएगा 12th क्लास के लास्ट चैप्टर में, बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में, वहां आपको इसकी एक पूरी टेबल मिलेगी, वो पूरी टेबल ही याद कर लेनी है। या मैं आपको सिर्फ इन चार के बता दूंगा क्योंकि मैंने जो बाकी वीडियोस बनाई है उसमें ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो उनमें उसमें मैंने पूरी टेबल में जितने भी विटामिन है सबको ही डिस्कस कर लिया है। एक्चुअली इसका जो आंसर रहेगा वो तो मैं पहले ही बता देता हूँ आपको, इसका आंसर है विटामिन के। ब्लड क्लॉटिंग का टाइम जो इंक्रीज होता है वो किसकी वजह से होता है, विटामिन के की वजह से। किसकी वजह से होता है, विटामिन के की वजह से होता है। विटामिन ई जो है, विटामिन ई जो है ना, उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है टोकोफेरोल। क्या होता है, टोकोफेरोल। टोकोफेरोल की डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज हो जाता है, इसकी डेफिशिएंसी से डिजीज क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें होता है मस्कुलर वीकनेस हो जाती है। क्या हो जाती है, मस्कुलर वीकनेस। आपकी मसल्स में वीकनेस महसूस होती है आपको। आपकी आरबीसी जो है उनकी फ्रेजिलिटी बढ़ जाती है, यानी इंक्रीज्ड फ्रेजिलिटी ऑफ आरबीसीज। आपके ब्लड में जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनकी जो फ्रेजिलिटी है वो बढ़ जाती है, यानी उनके टूटने की क्षमता जो है वो बढ़ जाती है। विटामिन बी 12, विटामिन बी 12 को कहा जाता है साइनोकोबालेमाइन। क्या कहा जाता है, साइनोकोबालेमाइन, साइनोकोबालेमाइन, ठीक है। इसको कहा जाता है विटामिन बी 12 को साइनोकोबालेमाइन कहा जाता है। इसकी कमी से कौन सा डिजीज होता है, इसकी कमी से डिजीज होता है साथियों पर्नीशियस एनीमिया। क्या होता है, पर्नीशियस एनीमिया हो जाता है, ठीक है। पर्नीशियस एनीमिया, पर्नीशियस एनीमिया, ठीक है। पर्नीशियस एनीमिया के अंदर क्या होता है, इसमें आरबीसी की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन के अंदर क्या हो जाती है, आरबीसी की डेफिशिएंसी हो जाती है। आरबीसी डेफिशिएंसी इन हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन को मैं लिख रहा हूँ एचबी से। क्लियर है। विटामिन बी 6, विटामिन बी 6 जो होता है इसका नेम जो होता है वो होता है पायरिडोक्सिन। क्या नाम होता है, पायरिडोक्सिन होता है। अब ये जो पायरिडोक्सिन होता है इसमें क्या होता है, इसकी कमी से क्या हो जाता है,
पायरिडॉक्सिन की कमी से होता है कन्वर्जेंस। क्या होते हैं? कन्वर्जेंस, यानी दौरे आते हैं, जैसे खिड़की का दौरा आपने सुना होगा। ठीक है। विटामिन के का साइंटिफिक नेम क्या है? फाइलोक्विनोन। क्या है? PHYLLO, फाइलोक्विनोन है। फाइलोक्विनोन हम इसको कहते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है? इंक्रीज्ड ब्लड क्लोटिंग, इंक्रीज ब्लड क्लोटिंग। कि अगर आपको घाव हो गया तो आपका ब्लड जो है वो जल्दी से क्लोट नहीं करेगा, और बहुत ज्यादा ब्लड आपका फ्लो आउट कर जाएगा, और ब्लड के ज्यादा फ्लो आउट करने की वजह से डेथ भी हो सकती है। क्लियर? और कौन कौन से विटामिन हमारे पास हैं, देखो के बारे में भी जान लेते हैं थोड़ा सा। और जो हमारे पास विटामिन है, जैसे विटामिन ए है। क्या है? विटामिन ए है। विटामिन ए जो है हमारे पास, इसका साइंटिफिक नेम क्या है? रेटिनोल। क्या है? रेटिनोल है। अब इसकी कमी से क्या हो जाता है? इसकी कमी से हो जाता है नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी जिसको बोलते हो, रतौंधी। 6 बजे के बाद बत्ती गुल, दिखाई देना बंद। ठीक है। शाम को 6 बजे के बाद जैसे ही अंधेरा होता है तो बत्ती गुल हो जाती है, नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं, रतौंधी बोलते हैं। ठीक है। या फिर एक और डिजीज जिसके अंदर होता है, क्या? हार्डनिंग ऑफ आई, कॉर्निया ऑफ आई, हार्डनिंग ऑफ कॉर्निया ऑफ आई। आई का कॉर्निया जो है की हार्डनिंग हो जाती है, इसको बोलते हैं सेरोथेल्मिया। ठीक है। डिजीज का नाम है। इसके अलावा और कौन कौन से होते हैं अभी? इसके अलावा हमारे पास होता है विटामिन B1। ठीक है। विटामिन B1, विटामिन B1 का नाम होता है थायमाइन। ठीक है। थायमाइन, और B1 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है भाई? बेरी बेरी। ठीक है। बेरी बेरी रोग हो जाता है। उसके अलावा क्या होता है हमारे पास? एक होता है विटामिन B2। विटामिन B2 जिसका नाम क्या होता है? राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन होता है, राइबोफ्लेविन। इसकी कमी से क्या हो जाता है? केलोसिस एक डिजीज होता है, केलोसिस। केलोसिस का मतलब क्या होता है कि आपका जो लिप्स होते हैं, लिप्स में क्रैक आ जाते हैं, फिशरिंग ऑफ कॉर्नर ऑफ लिप्स, आप इसको कह सकते हैं। फिशरिंग ऑफ कॉर्नर ऑफ लिप्स एंड माउथ, ये कह सकते हो। कई बार सर्दियों में आपने देखा होगा मुंह फट जाता है, वैसे ही लिप्स फट जाते हैं। ठीक है। और इसके साथ एक चीज और होती है, बर्निंग सेंसेशन फील होती है। कई बार लोगों को ऐसा लगता है ना, गर्मियों में कांटे चुभ रहे हैं, बर्निंग जलन महसूस हो रही है स्किन के अंदर, तो वो भी इसी की वजह से होता है, बर्निंग सेंसेशन। वो भी क्या है? एक डिजीज है जो किसकी वजह से होता है? विटामिन B2 की कमी से होता है, राइबोफ्लेविन की कमी से होता है। ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास एक विटामिन सी। विटामिन सी, तो विटामिन सी की कमी से क्या होता है? विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग, और इसका नाम क्या है? एस्कोर्बिक एसिड। स्कोर्बिक एसिड है, स्कोर्बिक एसिड, और इससे हो जाता है स्कर्वी रोग। ठीक है। क्या हो जाता है? स्कर्वी रोग। और विटामिन डी, विटामिन डी, विटामिन डी को हम कहते हैं कैल्सीफेरोल। क्या कहते हैं? कैल्सीफेरोल कहते हैं। कैल्सीफेरोल, इसकी कमी से क्या हो जाते हैं? दो टाइप के डिजीज होते हैं। एक को हम कहते हैं ओस्टियोमेलिशिया। ओस्टियोमेलिशिया, ओस्टियोमेलिशिया में क्या हो जाती है? आपकी बोन्स जो होती हैं वो सॉफ्ट हो जाती हैं। ठीक है। सॉफ्ट बोन्स हम कहते हैं। जैसे बच्चों की कई बार आपने देखा होगा जल्दी जल्दी हाथ उतर जाते हैं उनके, बहुत ही जल्दी जल्दी हाथ निकलते हैं ऐसे, ये बचपन से होने लगती है, क्योंकि उसमें विटामिन डी की कमी होती है। प्रॉपर धूप में नहीं लेके जाते हैं छोटे बच्चे को, इसीलिए। दूसरा रोग जो होता है वो होता है रिकेट्स। ठीक है। रिकेट्स, रिकेट्स में क्या होता है? बोन डिफॉर्म हो जाती है, बोन डिफॉर्मिटी, बोन डिफॉर्मिटीज, यानी हड्डियों का टेढ़ापन। इसमें होता है, ये भी बच्चों में होता है। ये दोनों के दोनों रोग ज्यादातर किसमें होते हैं? बच्चों में होते हैं। ओस्टियोमेलिशिया भी और रिकेट्स भी, दोनों ही रोग जनरली किसमें होते हैं साथियों? ये बच्चों में होते हैं। ठीक है। तो बढ़ते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वो हमसे कह रहा है कि पीएच, व्हाट इज द पीएच ऑफ 1 into 10 raised to the power -8 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H। +1 एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है भाई। ठीक है। हमसे पूछा क्या है, उसका जवाब देंगे जो भी पूछा है हमसे। ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा है? ये पीएच पूछ रहा है, और इसकी पीएच पूछ रहा है 1 into में, 10 raised to the power -8 की, -8 मोलर सॉल्यूशन की क्या पूछ रहा है? पीएच पूछ रहा है। किसकी? HCl सॉल्यूशन की पीएच पूछ रहा है। किसकी पूछ रहा है? HCl सॉल्यूशन की पीएच पूछ रहा है। ठीक है। HCl सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं। HCl सॉल्यूशन की पीएच बता दो भाई। बता देंगे जी, हमें क्या दिक्कत है।
अगर मैं इसकी पीएच के बारे में बात करूं तो इसमें क्या है कि कंसंट्रेशन जो गिवन हमें वो बहुत लो है। देखो 10⁻⁻8 मोल पर लीटर है, ठीक है। तो वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ HCl है, वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ HCl है, जो कि कितनी है 10⁻⁻8 मोल पर लीटर, इतनी मोलर कंसंट्रेशन है। इसका मतलब क्या है कि हमें जो एक्वस सॉल्यूशन की बात कर रहा है, इसका मतलब जो वाटर वाला H प्लस आयन होगा हमें उसको भी कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है, उसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। इसका मतलब हमें दो सोर्स वाले H प्लस या H3O प्लस आयन चाहिए, यानी हमें जो H3O प्लस आयन चाहिए होंगे, HCO प्लस आयंस from two source will be needed, from two sources will be needed, के लिए हमें वो दोनों के आयंस चाहिए होंगे, क्योंकि ये कंसंट्रेशन बहुत कम दी हुई है, ठीक है। तो अब हम अगर इनकी कंसंट्रेशन की बात करेंगे, जो भी H प्लस आयन प्रोड्यूस होंगे हम उनको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, दोनों से लेंगे। तो पहला जो है हमारे पास वो किससे आएगा, आयनाइजेशन ऑफ हमारा जो HCl है उसकी बात आएगी, ठीक है। आयनाइजेशन ऑफ डिसोल्व्ड HCl किससे मिलेगा, आयनाइजेशन ऑफ डिसोल्व्ड HCl, यानी HCl को जब हमने एक्वस सॉल्यूशन में डिसोल्व किया तो उसका जो आयनाइजेशन होगा उससे हमें मिलेगा। तो मैं कहता हूं कि मेरे पास HCl है, एक्वस सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब वो किसके अंदर है, वाटर के अंदर है। तो क्या है हमारे पास लिक्विड है, इसका जो आयनाइजेशन होगा इससे हमें क्या मिलेगा, एक तो H3O प्लस एक्वस मिलेगा, प्लस में आपको Cl माइनस एक्वस मिलेगा, क्लियर है। तो यहाँ से H3O प्लस आयन मिलेगी, इनकी कंसेंट्रेशन दे रखी है। यहाँ जो H3O प्लस आयन है उसकी जो कंसंट्रेशन गिवन है वो है 10⁻⁻8 मोल पर लीटर है, ठीक है। इसको मैं पहला मान लेता हूँ, इस इक्वेशन को मैंने क्या मान लिया, फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। अब आते हैं दूसरे पे, भाई दूसरा सोर्स कहाँ है जहां से हमें H3O प्लस मिलेगा, फ्रॉम आयनाइजेशन ऑफ वाटर, फ्रॉम आयनाइजेशन ऑफ वाटर। अब चूंकि वाटर भी तो है हमारे पास एक्वस मीडियम में, उसके आयनाइजेशन से हमें दूसरा क्या मिलेगा, H2O लिक्विड प्लस में H2O लिक्विड, आयनाइजेशन अगर हम करेंगे तो मेरे पास बनेगा HCO प्लस एक्वस और प्लस में OH माइनस, ये दोनों हमारे पास आ जाएंगे, क्लियर है ये बात। अगर इतना होता है तो यहाँ पर जो HCO प्लस आयन की कंसंट्रेशन वो किसके इक्वल होगी, OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन के बिल्कुल इक्वल होगी, और उसको हम मान लेते हैं X, उसको हमने क्या मान लिया, X मान लिया, तो हमने क्या मान लिया, X मान लिया, ठीक है। और ये मेरे पास आ जाती है सेकेंड, मान लो इसको। अब अगर मुझे टोटल H3O प्लस आयन की कंसंट्रेशन चाहिए, यानी कि H3O प्लस आयन की कंसंट्रेशन चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट इक्वेशन वाले को मैं यहाँ 1 लिख देता हूँ, यहाँ 2 लिख देता हूँ। इन दोनों की कंसंट्रेशन को अगर जोड़ दूंगा तब ना मेरे पास टोटल H3O प्लस आयन की कंसंट्रेशन आएगी। तो मैं यही करने वाला हूँ, दोनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा 10⁻⁻8 प्लस में x, कितना हो जाएगा 10⁻⁻8 प्लस में x, ये मेरे पास HCO प्लस आयन की कंसंट्रेशन हो जाएगी। अब हमें एक चीज और भी पता है, क्या पता है, Kw इज इक्वल टू में जो होता है वो किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन इनटू में H3O प्लस आयन की कंसंट्रेशन, यानी वाटर का आयनिक प्रोडक्ट इसी के बराबर होता है। इसमें अगर मैं वैल्यूज पुट कर दूं तो OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन किसके बराबर थी भाई, H3O प्लस के, वो कितनी थी, x, यही बात थी। तो x मल्टीप्लाइड बाई में H3O प्लस आयन की कंसंट्रेशन ये रही हमारे पास 10⁻⁻8 में x, तो अगर मैं इसको सोल्व करूंगा मेरे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 10⁻⁻8 x। क्या इतनी बात क्लियर है। अब मुझे ये भी पता है कि इसका आयनिक प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है वाटर का, वो होता है 10⁻⁻14 के, किसके इक्वल होता है 10⁻⁻14 के। तो मैं इसी इक्वेशन को रीअरेंज करता हूँ, कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस में 10⁻⁻8 एक्स माइनस में 10⁻⁻14, क्लियर, इक्वल टू में मैं क्या कर दूंगा, जीरो। अब मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई जो किस फॉर्म में है, जो इस फॉर्म में कुछ आप ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में टी इज इक्वल टू में जीरो, इस फॉर्म में एक इक्वेशन आ गई, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है उधर। तो इसके अगर मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए, यानी एक्स के रूट्स चाहिए, एक्स की वैल्यू चाहिए, तो वो उसका एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट
बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये 10th क्लास का फॉर्मूला है भाई। बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई में 2a, डिवाइड बाई में 2a। क्लियर? ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ से जो x की वैल्यू हमारे पास आएगी, यानी कि OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन की वैल्यू कितनी होगी, x के बराबर, और वो कितनी आएगी 9.5 इंटू 10⁻⁻8 आएगी। क्लियर? अब यहाँ से हम TOH निकाल सकते हैं। TOH कितना होगा, नेगेटिव log ऑफ OH माइनस आयन कंसंट्रेशन होगा, तो इसका मतलब नेगेटिव log ऑफ 9.5 इंटू 10⁻⁻8 होगा। इसको अगर मैं सोल्व करूंगा तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 7.04 के आसपास आएगी, मतलब एग्जैक्ट नहीं, आसपास आती है। ठीक है, तो अगर मेरे पास ये बात है तो अब मैं क्या निकाल सकता हूँ, मैं पीएच निकाल सकता हूँ। पीएच मैं कैसे निकाल सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है पीएच प्लस पीओच किसके इक्वल होता है, 14 के इक्वल होता है। अगर मुझे पीएच चाहिए तो मैं क्या करूंगा, 14 माइनस में पीओएच कर दूंगा। यही चीज मैं यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ। अगर यही चीज मैं अप्लाई कर देता हूँ तो पीएच आएगी मेरी 14 माइनस में 7.04, जो कि आती है मेरे पास 6.96 के आसपास। राउंड यही आएगी, 6.96 या 6.98 के आसपास हमारा आंसर आता है। और वो आंसर कहाँ दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, वो आंसर हमारे पास है कहाँ, गिवन कहाँ है, वो आंसर हमारे पास गिवन है थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछता है आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ यूरोपियम इन ग्राउंड स्टेट। किसमें, ग्राउंड स्टेट, मतलब एक्साइटेड स्टेट की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा। यूरोपियम की ग्राउंड स्टेट के अंदर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ चीजें हैं, जैसे हमें अगर एप्लोक एलिमेंट्स अगर हमने पढ़े हैं तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पहचान सकते हैं। जैसे यूरोपियम जो है उसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो हमारे पास होता है 3 होता है। उससे पहले जो नोबल गैस आती है वो आएगी जीनोन 54। के अंदर मुझे कितना जोड़ना है, 54 में कितना जोड़ूंगा कि 63 हो जाए, 54 प्लस 6 3, 9 जोड़ना है मुझे, 9 जोड़ना है, इसका मतलब मुझे 9 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 9 इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक में। देखो कितना आसानी से आंसर आ गया। और अब 7, आपका जो आंसर है वो तो यही है, फर्स्ट ऑप्शन यही आंसर है। अब हम चेक कर लेते हैं बाकी किस किस की है। ये जो बाकी जो बच गए ना, ये किसकी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अगली जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, याद रखो जहां भी 5D1 आ गया इसका मतलब वो एक्सेप्शन वाली है। एक्सेप्शन वाली यूरोपियम के बाद जो हमारे पास आता है एक प्राणी जिसको हम कहते हैं गेडोलिनियम, 4 वाला लिनोन। ठीक है, ये आता है 4f7 5D1 6s2। तो ये किसकी है, ये गेडोलिनियम, ये गेडोलिनियम की है। और ये किसकी है, 4f7 है, 5D0 6D0 तो भाई इसी की है। 5D1 और 6s2 दोनों यानी टोटल 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो ये वाली जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये गेडोलिनियम 3 प्लस की है। किसकी है, गेडोलिनियम 3 प्लस की है। 4f5 6s2 किसकी है, इससे दो ऊपर चले जाओ, 63 है तो इसकी होगी। और 61 पे कौन है, प्रोमिथियम है, कौन है, प्रोमिथियम है। प्रोमिथियम की क्या हो जाएगी, जिनोन, और 5 क्लियर है, बिल्कुल आसान है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ हमारा आंसर होगा क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है साथियों। इसमें हमसे क्या पूछा हुआ है, इसमें हमसे इसने पूछा है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज लीनियर, इनमें से लीनियर कौन है। देखो अगर लीनियर मॉलिक्यूल पहचानना है तो हम उसको किसकी हेल्प से पहचान सकते हैं, एक तो VSEPR थ्योरी जो है हमारी हेल्प करती है, और दूसरा हमारे पास अगर हाइब्रिडाइजेशन हमें पता है, हाइब्रिडाइजेशन, उससे भी हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं कि लीनियर मॉलिक्यूल कौन सा है। अब हाइब्रिडाइजेशन किसकी चाहिए, सेंट्रल एटम की चाहिए। किसकी चाहिए, सेंट्रल एटम की, बीच वाला जो एटम है ना उसकी हाइब्रिडाइजेशन चलेगी, और किसी की नहीं। तो लीनियर वैसे मैं आपको देखते ही बता सकता हूँ, क्योंकि बाकी कोई भी लीनियर नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा क्या होगा, राइट आंसर रहेगा। लीनियर तो यही रहने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है, लीनियर यही रहेगा। ठीक है, अब होगा कैसे उसके बारे में बात करते हैं। तो एजाइड आयन, इसको हम क्या कहते हैं, एजाइड आयन, क्या कहते हैं, एजाइड आयन कहते हैं। एजाइड आयन N3 माइनस, अगर हम मैं इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यानी कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करूं तो कुछ ऐसी बनती है। ठीक है, नाइट्रोजन के पास यहाँ है चार्ज होता है, इसके पास पेड़ बचेगा,
इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर फिर से नेगेटिव चार्ज होता है और एक इसके पास लोन पेयर। अब देखो ध्यान से, सबके पास 8-8 इलेक्ट्रॉन है, तीनों के पास ही वैलेंस शेल में अगर काउंट करो सबके पास 8-8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं अभी इनको नहीं लिख रहा हूँ 8-8 इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, जैसे हो जाएंगे आप काउंट कर लो, चाहे 2 4 तो 6 और 2 8, इसके पास, सॉरी, इसके पास हो जाएंगे 2 4 6 और 8, इसके पास दो, एक नेगेटिव चार्ज मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, 4 तो 6 और 2 8, सबके पास 8-8 है। अब अगर मैं इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ, तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर में आप या तो इसको इधर ले जाओ या इसको इधर ले जाओ। चलो हम इसको इधर लेके जाने की कोशिश, अगर ये इधर जाएगा तो इधर कितने हो जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इधर कितने हो जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, और ये वाला किधर चला जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके आगे चला जाएगा। इससे क्या बनेगा, नाइट्रोजन। इधर क्या बनेगा, नाइट्रोजन। इधर हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। अगर ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसके पास क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, बोल तो सॉरी, पॉजिटिव चार्ज क्या, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा तो इसके पास तो पॉजिटिव चार्ज किससे आएगा, बीच वाले पे जो ना उसका रहेगा। अब देखो इधर क्या होगा, इसके पास डबल बॉन्ड था, ये चला गया, एक और दो नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे, एक लोन पेयर इसके पास बचा रह जाएगा सर। ठीक है, दो लोन पेयर, एक लोन पेयर और दो नेगेटिव चार्ज इसके पास बचे रह जाएंगे। अब देखो, तो सेंट्रल एटम जो है इसकी हाइब्रिडेशन क्या है, sp है। ये हाइब्रिडेशन क्या है, sp है यहाँ पर। तो sp हाइब्रिडेशन जिसकी होती है वो कैसा कंपाउंड होता है, लीनियर। हालांकि जो भी दोनों टर्मिनल नाइट्रोजन है इन दोनों की हाइब्रिडेशन sp नहीं है। अगर टर्मिनल की अगर बात करें तो इस स्ट्रक्चर में हमें साफ दिखाई दे रहा है टर्मिनल वाले की sp2 है, लेकिन मॉलिक्यूल जो है वो लीनियर है या नहीं, ये हमें कैसे पता चलेगा, ये हमें पता चलेगा किसके थ्रू, हमें पता चलेगा सेंट्रल एटम की हाइब्रिडेशन। sp हाइब्रिडेशन वाला ही लीनियर होता है। अब बाकी बात रह गई इनकी, तो इनके लिए हम क्या कर सकते हैं, इनको हम कहीं भी देख सकते हैं, किसी भी वैसे स्टीरिक नंबर वाला फॉर्मूला जो होता है, एक्चुअल में दूसरा एक कॉन्सेप्ट जो है वो क्या होता है, स्टीरिक नंबर का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। एक तो ये होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स। तो इस सेंट्रल एटम का अगर स्टेरिक नंबर निकालें तो वो कितना आता है, देखो इसके पास सिग्मा बॉन्ड कितने, एक और एक दो, दो सिग्मा बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं इसके पास, एक भी लोन पेयर नहीं है, नंबर ऑफ लोन पेयर पेयर लिखना, इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पेयर लिखना, लोन पेयर तो सेंट्रल एटम के पास कोई रहा ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, 2 + 0 2। स्टेरिक नंबर जब भी 2 होता है तो ज्योमेट्री लीनियर और वाइब्रेशन ऐसी होती है। क्लियर है ये बात, इन तीनों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनकी तो शेप ही बना के देख सकते हो आप, CO3 माइनस CO2, CO3 2 माइनस, क्लियर, 2 माइनस प्लस लोन पेयर आपको लगा लेने हैं। ऐसे ही NO3 माइनस, ऐसे ही BF4 माइनस हो जाएगा आपके पास। हालांकि उनका स्टेरिक नंबर निकालने के लिए एक और फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, स्टेरिक नंबर, या फिर हाइब्रिडेशन निकाल सकते हैं, हाइब्रिडेशन का फॉर्मूला भी हम यूज कर सकते हैं। हाइब्रिडेशन का फॉर्मूला था 1/2 इंटू में आपके टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्लस में आपके जितने भी मोनोवेलेंट आयन होते हैं उसमें से कितना कैटायनिक चार्ज है वो माइनस करना होता है, एनायनिक चार्ज प्लस करना होता है, और आपके पास हाइब्रिडेशन आ जाती है। जैसे मान लो अगर CO3 2 माइनस के बारे में आपको जानना है, इसकी हाइब्रिडेशन क्या होगी, 1/2 मल्टीप्लाइड बाई जो सेंट्रल एटम है उसकी बात कर रहे हैं, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कार्बन की वैलेंस शेल के अंदर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कितने मोनोवेलेंट एटम है, एक भी मोनोवेलेंट एटम इसके पास नहीं है। कैटायनिक चार्ज एक भी नहीं है, कैटायनिक चार्ज के बारे में कुछ कहना ही नहीं है। एनायनिक चार्ज कितना है, 2, तो 2 प्लस कर देना, 4 और 2 6, 6/2 कितना आया, 3। हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी, sp2 हो जाएगी, क्या हो जाएगी, sp2 हो जाएगी, यही वाली sp2 हो जाएगी, सिंपल। ऐसे ही हम निकाल सकते हैं किसके, NO3 माइनस के लिए भी निकाल सकते हैं। NO3 माइनस के लिए भी हम निकालेंगे 1/2 इंटू में नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, इसके अंदर कोई भी मोनोवेलेंट आयन नहीं, कोई केटायन नहीं, माइनस में एक चार्ज है तो कितना आया, 6/2, 3 आएगा, फिर से आपके पास P2 हाइब्रिडेशन। ठीक है, सेम ऐसे ही हम BF4 माइनस के लिए भी निकाल सकते हैं, BF4 माइनस के लिए निकाल सकते हैं 1/2 इंटू में बोरोन, बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना, 5 होता है। आपको पता है 1s2 2s2 2p1 लिखोगे, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने, 3 है, प्लस में आपके पास क्या है, कितने मोनोवेलेंट, मोनोवेलेंट का मतलब होता है जिनकी वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन, जैसे हेलोजेंस हैं उनकी और हाइड्रोजन है उनकी वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो वैलेंसी उनकी 1 होती है, वही हमें काउंट करने होते हैं।
यानी जो एक बॉन्ड बना सकते हैं सिर्फ उन्हीं को काउंट करना। 4 क्लोरीन है तो 4 काउंट कर दिए, प्लस में 1 माइनस 4 और है, 4 और 4 8, 8/2 कितना आया 4, इसका मतलब हाइब्रिडेशन क्या आएगी sp3 हाइब्रिडेशन आएगी। तो मतलब सिर्फ एक ही ऑप्शन सही बैठता है, वही क्या है हमारा एजाइड आयन वाला है साथियों। क्लियर? तो इसी के साथ आज का सेशन हमारा यहीं पर खत्म होता है साथियों। आशा करता हूँ कि आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, इंफॉर्मेटिव लगे और प्रिपरेशन के हिसाब से क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।